हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करें कंसेप्ट कि किस तरीके से वैल्यूएशन किया जाता है अनसोल्ड स्टॉक का। अनसोल्ड स्टॉक का मतलब क्या होता है कि जब कंसाइनर द्वारा गुड्स सेंड की जाती है कंसाइनी को सेल करने के लिए, तो कई बार जो गुड्स होती है वो सारी सेल नहीं हो पाती। कुछ स्टॉक है जो रह जाता है, अनसोल्ड स्टॉक रह जाता है। उस अनसोल्ड स्टॉक को कैसे वैल्यूएशन करेंगे आज की क्लास में हम समझेंगे। इस लास्ट क्लास में हमने अकाउंटिंग प्रोसीजर क्लियर किया था, जर्नल एंट्रीज। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखी, देखिए, ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस देखिए और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टार्ट करते कंसेप्ट कि किस तरीके से वैल्यूएशन किया जाता है अनसोल्ड स्टॉक का। कि जब गुड्स सेंड किए जाते हैं कंसाइनमेंट के अंदर, तो कंसाइनी उस गुड्स को सेल करता है, लेकिन सारी गुड्स जो होती है वो सेल नहीं हो पाती। कुछ गुड्स है जो अनसोल्ड रह जाती हैं, जिसे कंसाइनमेंट स्टॉक कहा जाता है। इसका प्रॉपर तरीके से वैल्यूएशन किया जाता है। क्या प्रोसीजर रहते हैं? सबसे फर्स्ट स्टेप जो उठाया जाता है कि अगर कंसाइनमेंट स्टॉक का वैल्यूएशन करना है कॉस्ट प्राइस या फिर मार्केट प्राइस पे, तो इन दोनों में जो भी कम होगा तो वो लिया जाएगा विच एवर इज लोअर। अगर हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कॉस्ट प्राइस भी गिवन है, मार्केट प्राइस भी गिवन है, तो इन दोनों में जो कम होगा उस वैल्यू को हम कंसीडर करेंगे कंसाइनमेंट स्टॉक के लिए। But cost should not mean merely the cost at which the goods have been bought by the consignor। लेकिन यहाँ पे कोस्ट का मतलब सिर्फ वो नहीं है कि जिस कोस्ट के ऊपर, जिस प्राइस के ऊपर कंसाइनर ने गुड्स को खरीदा है हम उसी को कोस्ट को कंसीडर करें, नहीं, बल्कि उस कोस्ट के अंदर जो रिलेवेंट पोर्शन होता है नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस का, चाहे वो कंसाइनर ने पे की हो चाहे वो कंसाइनर ने पे की हो, वो खर्चे भी जितना प्रपोर्शन उसका अनसोल्ड स्टॉक का उतना ही प्रपोर्शन खर्चों का ऐड किया जाएगा जब वैल्यूएशन किया जाएगा जो स्टॉक है अनसोल्ड गुड्स का। अब यहाँ पे कौन से खर्चों की बात की जा रही है? ये वो खर्चे होते हैं नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, ये वो खर्चे होते हैं जो कंसाइनर जब गुड्स को सेंड करते हैं कंसाइनी को, तो जो उसके खर्चे बीच में किए जाते हैं वो सारे नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं। यानी जब कंसाइनर ने गुड्स सेंड किए कंसाइनी को, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जितने खर्चे हैं वो सारे के सारे नॉन रिकरिंग एक्सपेंस आते हैं। ये नॉन रिकरिंग एक्सपेंस चाहे कंसाइनर ने पे की हो चाहे कंसाइनी ने पे की हो, तो जितना अभी प्रपोर्शन अनसोल्ड स्टॉक का रह गया, अनसोल्ड गुड्स का जो रह गया प्रपोर्शन, उतना ही इन खर्चों का प्रपोर्शन उस अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यूएशन के टाइम पे कंसीडर किया जाएगा। नॉन रिकरिंग खर्चे कौन से होते हैं? वो सभी खर्चे होते हैं जो नॉर्मली इंक्रीज करते हैं वैल्यू ऑफ गुड्स को, जिसे नॉन रिकरिंग या फिर डायरेक्ट एक्सपेंस के नाम से जाना जाता है। प्रपोर्शनेट पार्ट जो होते हैं इन खर्चों का उसको ऐड करेंगे जब भी वैल्यूएशन किया जाएगा कंसाइनमेंट स्टॉक का। यानी कि सारे खर्चे ऐड नहीं करने हैं, बल्कि सिर्फ उतना ही प्रपोर्शन ऐड करेंगे जितना गुड्स अभी तक सेल नहीं हो पाया कंसाइनमेंट स्टॉक का वैल्यूएशन करते समय। नॉन रिकरिंग खर्चों के अंदर कौन से खर्चे शामिल किए गए हैं? इसमें वो सभी खर्चे आ जाते हैं जो कंसाइनी करता है गुड्स को गोडाउन तक, कंसाइनी के गोडाउन तक पहुंचाने तक के जितने भी खर्चे किए जाते हैं वो सारे नॉन रिकरिंग खर्चे कहलाते हैं। जो इनका शेयर होगा, जितना भी गुड्स सेल नहीं हो पाया सिर्फ उतना ही शेयर खर्चों का ऐड किया जाएगा वैल्यूएशन करते समय कंसाइनमेंट स्टॉक का। और जितने खर्चे किए जाते हैं बेशक वो कंसाइनी द्वारा किए गए हों, ये खर्चे जब गुड्स को गोडाउन तक, कंसाइनी के गोडाउन तक पहुंचाया गया, तब उन खर्चों को भी हम नॉन रिकरिंग खर्चे करेंगे और उसको शामिल किया जाएगा कंसाइनमेंट स्टॉक के अंदर। इन खर्चों के अंदर शामिल किए जाते हैं फ्रेट का खर्चा, कैरेज, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। ट्रांजिट होता है रास्ता, यानी कि जो रास्ते में गुड्स को लेके आते तो उस रास्ते के अंदर कहीं नुकसान न हो जाए गुड्स को, उसका इंश्योरेंस करवाया जाता है। ऑक्ट्रॉय, क्लियरिंग चार्जेस, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, डॉक चार्जेस, लोडिंग और अनलोडिंग खर्चे, इनका जो प्रोपोर्शन होगा इन खर्चों का वो ऐड करेंगे कंसाइनमेंट स्टॉक के अंदर जब वैल्यूएशन किया जाएगा।
नेक्स्ट आते हैं रिकरिंग एक्सपेंस। रिकरिंग एक्सपेंस जब गुड्स कंसाइनर द्वारा कंसाइनी के गोडाउन तक पहुंचा दी जाती है तो उसके बाद जितने भी खर्चे किए जाते हैं कंसाइनी द्वारा वो सारे रिकरिंग खर्चे आते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे गोडाउन का रेंट, सेलिंग के खर्चे, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, गोडाउन का इंश्योरेंस, सन्ड्री के खर्चे, सन्ड्री एक्सपेंस, यानी कि ये सारे खर्चे जो होते हैं ये अब कंसाइनी के गोडाउन तक पहुंच चुके हैं। गुड्स अब कंसाइनी ने खर्च किया है, सारे खर्चे गोडाउन से जुड़े होते हैं। ये जो खर्चे होते हैं इनसे जो गुड्स की वैल्यू होती है वो इंक्रीज नहीं होती। इस कारण से जब हम कंसाइनमेंट स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे उस टाइम पे इन खर्चों को कंसीडर नहीं किया जाएगा। सिर्फ जो खर्चे यहाँ पे नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं वही कंसीडर किए जाएंगे, रिकरिंग खर्चों को हम कंसीडर नहीं करेंगे जब वैल्यूएशन किया जाएगा कंसाइनमेंट स्टॉक का। नेक्स्ट टॉपिक आता है एडवांस और डिपॉजिट बाय कंसाइनी। जब कंसाइनर ने गुड्स सेंड की, गुड्स सेंड टू, किसको सेंड की? कंसाइनी को। जब कंसाइनर ने गुड्स सेंड की कंसाइनी को तो कहा कि मैं आपको गुड्स तो भेज रहा हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ सिक्योरिटी के रूप में एडवांस तो दे दे, पैसा, कुछ पैसा तो मुझे क्या कर दे? एडवांस दे दे। तो ये क्या करते? कंसाइनी कुछ पैसा एडवांस के रूप में कंसाइनर को दे देते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये रेज होता है कि जब कंसाइनी आगे गुड्स को सेल करता है, जो इसने गुड्स सेल करनी है, अगर इसने सारी गुड्स सेल कर दी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कुछ गुड्स है अनसोल्ड रह गई है, सेल नहीं कर पाया, तो उस केस में फिर कैसे ट्रीटमेंट करेगा इस एडवांस पैसे का? तो यहाँ पे दो तरीके अपनाए जाते हैं। पहला कि क्या जो ये एडवांस इसने पे किया है कंसाइनी ने, एडवांस वाज not intended, advance was not intended to be a security, for the goods। अगर जो इसने एडवांस किया, इस एडवांस देने का मकसद सिक्योरिटी नहीं है, यानी कि सिक्योरिटी अगेंस्ट गुड्स नहीं है, इसने गुड्स की सिक्योरिटी के लिए एडवांस नहीं दिया, तो उस केस में कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? अगर मान लेते हैं कि जो कंसाइनर एडवांस पैसा दिया है, ये एडवांस देने का जो इंटेंशन है वो सिक्योरिटी है, यानी कि जो इसने एडवांस दिया है एज अ वे ऑफ सिक्योरिटी, यानी कि सिक्योरिटी के रूप में दिया है फॉर द गुड्स, यानी कि जो इसने एडवांस पैसा पे कर दी ये गुड्स की सिक्योरिटी के लिए कर दिया। तो जब पैसा एडवांस जो दिया गया उस एडवांस का इंटेंशन गुड्स की सिक्योरिटी नहीं है, तो उस केस में जब कंसाइनी हिसाब करता होता है कि सेल से इतना टोटल पैसा आ गया है और कितना उसमें ड्यू अमाउंट बनता है, जो बाद में वो पैसा किसको देना पड़ेगा? कंसाइनर को देगा ये। तो कंसाइनर क्या करता है कि जितना उसको सेल प्राइस मिला उस सेल प्राइस में से अपने सारे खर्चे हटा देता है, कमीशन हटा देता है, और जो भी उसने एडवांस दिया होता है ये एडवांस वो भी तो एडजस्ट करके चलेगा ना वो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो पहले एडवांस दे दे, जब उसको सेल प्राइस है उसमें वो एडवांस एडजस्ट भी ना करे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि डबल टाइम पेमेंट कर दे कंसाइनी। तो इस फर्स्ट केस में क्या होता है कि जब कंसाइनी ड्यू बैलेंस कैलकुलेट करते हैं ना कि लास्ट में नेट पेमेंट कितनी करनी है, ड्यू बैलेंस, तो उस केस में जितना भी ये पैसा होता है इंटायर एडवांस को कंसीडर करके चलता है। ये जितना उसने एडवांस पैसा दे दिया होता है वो सारे इंटायर अमाउंट को जो कंसीडर करके फिर लास्ट में जो ड्यू बैलेंस बचता है जो कंसाइनी पे करेगा कंसाइनर को दिया जाएगा। लेकिन जब उसने कंसाइनर ने एडवांस दिया है बाय वे ऑफ सिक्योरिटी फॉर द गुड्स के रूप में, तो इस केस में इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? कुछ गुड्स तो उसके द्वारा सेल की गई कंसाइनी द्वारा, लेकिन कुछ गुड्स है कंसाइनी से सेल नहीं हो पाई, अनसोल्ड रह गई हैं। तो इस केस में कैसे इसका हिसाब करेंगे? जितना एडवांस कंसाइनी पे कर चुका उसका प्रपोर्शन बना लेंगे। प्रपोर्शन का मतलब क्या है कि जितनी गुड्स का प्रपोर्शन सेल हो गया उतना एडवांस का अलग कर देगा पैसा, और जो गुड्स का जितना प्रपोर्शन सेल नहीं हो उतना एडवांस का वो अलग कर देगा हिस्सा, यानी प्रपोर्शनेट कर देगा।
जितना गुड्स सेल किया जा चुका है कंसाइनी द्वारा, तो एडवांस का उतना ही प्रपोर्शन एडजस्ट किया जाएगा। क्या कर देगा? एडजस्ट कर देगा कंसाइनी, जब उसने क्या कैलकुलेट करना है, लास्ट में ड्यू अमाउंट कैलकुलेट करनी है। और जितना प्रपोर्शन अभी अनसोल्ड रह गया है, उतना ही एडवांस का जो प्रपोर्शन होता है वो क्या करेगा, उसको अभी एडजस्ट नहीं करेगा। एडजस्ट है जो नहीं करेगा कंसाइनी, जब कैलकुलेट करेगा ड्यू अमाउंट को। लास्ट में ड्यू बैलेंस कैलकुलेट करना पड़ता है ना कंसाइनी को, कितना पैसा रह गया जो अब कंसाइनर को देना पड़ेगा, क्योंकि ये कंसाइनर को देगा ना पैसा, अपने पास तो नहीं रख सकता गुड्स का जो पैसा उसको सेल करके रिसीव हुआ है। ये प्रपोर्शन तब तक एडवांस का माना जाएगा जब तक कंसाइनर को जो गुड्स है पूरी सेल की गई है अमाउंट रिसीव नहीं हो जाती, या फिर जो गुड्स है वो वापस नहीं मिल जाती तब तक। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, मान लेते हैं कि 100 केसेस हैं जो सेल करने थे, तो कंसाइनी ने क्या कि इस 100 केसेस के लिए 30,000 एडवांस रुपया दे दिया। लेकिन कंसाइनी ने क्या किया, सिर्फ इस 100 केसेस में से 75 केसेस को ही सेल कर पाया, बाकी बचे 25 केसेस है जो सेल नहीं हो पाए, नॉट सेल। तो अब कंसाइनी क्या करेगा, जब ड्यू बैलेंस कैलकुलेट करेगा तो इसके दो हिस्से करेगा, जितना हिस्सा सेल हो चुका है और जितना हिस्सा अनसोल्ड हो चुका है, ऐसे एडवांस के दो हिस्से कर देगा। ये जो ये 30,000 इसने एडवांस में पे किए, तो कितने केसेस के अगेंस्ट पे किया था? 100 केसेस के पे अगेंस्ट, जबकि कितने सोल्ड कर पाए? सिर्फ 75 केसेस। ऐसे ही 30,000 है जो एडवांस पे किया था 100 केसेस के अगेंस्ट, कितना अनसोल्ड रह गया? 25 केसेस। तो जब हम इसको सोल आउट करेंगे तो बनता है अमाउंट 22,500, और जो बाकी बैलेंस बचता है ये बनता है 7,500। तो जब कंसाइनी ने देखना है लास्ट में कि कितना बैलेंस ड्यू बनता है जो अब पे करेगा कंसाइनर को, तो उसमें ये अमाउंट तो एडजस्ट कर देगा ये, लेकिन ये अमाउंट एडजस्ट नहीं करेगा क्योंकि ये अनसोल्ड स्टॉक की अमाउंट है। तो फिर इसका क्या किया जाएगा, इसे कंसाइनी नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में ट्रांसफ़र कर देगा। जो ये गुड्स रह गई हैं 25 सेल करनी, इसको नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में सेल करेगा, और जो इसका 7,500 एडवांस है उसको भी नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के अंदर ये एडजस्ट करके चलेगा। इस तरीके से बच्चों ये हमारे पास कंसेप्ट बनता था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लासेस के प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।